हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5 चल रहा है। ये जल्दी से हो जाता था चैप्टर, लेकिन हाँ, मैं छोटे से माइनर एक्सीडेंट से होकर गुजरा हूँ, क्योंकि उस वजह से मेरे घुटने को थोड़ी सी चोट लगी थी, है ना। बाइक एक्सीडेंट था, नॉर्मल सा, स्लिप हो गई थी मेरी बाइक। लेकिन चलो, हम अपने ट्रैक पे वापस आ चुके हैं, ठीक है। और इस ट्रैक पे आने के बाद आज हम लोग पूरा का पूरा इस चैप्टर को डन करने वाले हैं बच्चों। बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं फटाफट, और हाँ, वन शॉट सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है। खास मैं आप लोग के लिए एक वन शॉट सीरीज लेके आ रहा हूं लेकिन रोज रैपिड रिवीजन को बहुत अच्छा प्यार दो, क्योंकि यार व्यूज थोड़े कम चल रहे हैं, तो थोड़ा सा प्यार दे दो आप लोग, ठीक है। तो इसी को हम क्या करने वाले हैं बच्चों, सिंपल सी बात है, हम लोग अब हमारा ये चैप्टर करने वाले हैं, आगाज इसका करने वाले हैं। और आई थिंक सो इस चैप्टर का हम क्या करेंगे बच्चा, इस चैप्टर का करेंगे हम दी एंड। तो दी एंड करने के लिए सबसे पहले देखते हैं बच्चों, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। क्या देखते हैं? माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज होता क्या है, ये हम लोग को जानना जरूरी है। देखो, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया, इस दुनिया में कहीं शहर, और इस शहर में होता है ड्रेनेज का कहर, है ना। पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो भैया चीजें भी ज्यादा निकलेगी वेस्ट में। अगर चीजें वेस्ट में ज्यादा निकलेगी तो उनको ट्रीट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो व्हाट इज सीवेज? जितना भी सिटी का डोमेस्टिक वेस्ट होता है, ड्रेनेज वेस्ट होता है, इस पूरे वेस्ट वाटर को हम लोग सीवेज बोलते हैं बच्चों। इसके अंदर बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे माइक्रोब्स होंगे, ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे, सेल्स होंगे, प्लास्टिक्स होंगे, और न जाने बहुत सारी अलग अलग चीजें होगी। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, इतना समझ लो पूरी वेस्ट चीजें होगी। ओके, तो वेस्ट चीजों में बच्चों अभी देखो, सीवेज का कंपोजिशन देख लेते हैं। जस्ट अभी कुछ देर पहले ही बात की है, ठीक है। तो सीवेज का कंपोजिशन होता है बच्चों 99.5% तो वाटर है, फिर उसके बाद में 0.1 to 0.5% हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट, फिर देखो टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, फिर अपना बोलेंगे डोमेस्टिक फार्म, ये वो हर जगह से जो वेस्ट निकलता है वो इस पानी में डिजॉल्व्ड फॉर्म में बोलो, या नॉट सो डिजॉल्व्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या फिर बहते रहता है जस्ट ऐसे सस्पेंशन में, सस्पेंडेड फॉर्म में। तो ये चीजें होती है हमारे सीवेज में। अब देखो बच्चों, स्टेप्स कितनी होती है सीवेज में। तो सबसे पहले अगर आपको करना हो सीवेज को ट्रीट, तो आपको सबसे पहला स्टेप फेस करना पड़ेगा, वो है प्रेलिमिनरी ट्रीटमेंट। क्या होती है बच्चों? प्रेलिमिनरी ट्रीटमेंट। अभी ये धीरे धीरे अपन आगे सीखने वाले हैं, हाँ, तो टेंशन नहीं है कोई भी। फिर होगी बच्चों प्राइमरी ट्रीटमेंट। कौन सी ट्रीटमेंट होगी? प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसके बाद होगी हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और लास्ट में होगी हमारी टर्शरी ट्रीटमेंट। तो कितने ट्रीटमेंट्स देखे बच्चे? 4। कितने? 4 ट्रीटमेंट्स देखे। पहली प्रिलिमिनरी, दूसरी प्राइमरी, तीसरी सेकेंडरी, और चौथी टर्शरी ट्रीटमेंट। समझ रहा है ना गुरु? तो अच्छे से ध्यान दो। ओके, अब प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट देख लो बच्चों। क्या होता है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में? इसमें ज्यादा कुछ नहीं भाई, एक तो वो पूरे सीवेज को स्क्रीनिंग चेंबर से गुजारा जाता, और उसके बाद में ग्रिड चेंबर से गुजारा जाता। अब स्क्रीनिंग क्या होती है ये देख लो। जितने भी सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो दिख के आ रहे हैं, है ना, जो हम लोग देख सकते हैं, जिसको फिल्टर करके हम लोग रिमूव कर सकते हैं, वो सब स्क्रीनिंग मेथड से रिमूव कर दिए जाएंगे। सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट्स आर फिल्टर्ड एंड रिमूव्ड, है ना। बड़े बड़े बोलते ना लोहे के रॉड्स होते हैं, वहां से गुजारा जाता है पूरे के पूरे सीवेज को। अब जो भी बड़े पार्टिकल्स होंगे पूरे वो रॉड्स के अंदर अटक जाते हैं बच्चों, और मैं फिजिकली इनको रिमूव कर लिया जाता है। उसके बाद लार्जर डेब्रीज आर हेल्ड इन द नेट। जस्ट अभी मैंने बताया ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर में क्या होती है, ये लार्जर डेब्रीज जो है ना, ये अटक जाती है,
और अगर ये लार्जर डेब्रीज नेट्स में अटक जाएगी तो अपने सीवेज से ये भटक जाएगी, और अगर सीवेज से ये भटक जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे, है ना, मैन्युअली क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, यहां तक तो आई थिंक सो आप लोगों ने समझ लिया। अब ग्रिट चेंबर में क्या होता है, देखो ग्रिट चेंबर, ग्रिट मतलब ये ऐसा चेंबर होता है बच्चों जहां पे स्टोन्स और पेबल्स होते हैं, जहां से इसको फॉर एग्जांपल इस सीवेज को जिसमें से हमने अब बड़े बड़े पार्टिकल्स निकाल लिए थे, बड़े सब्सटेंसेस निकाल लिए थे, सस्पेंडेड सब्सटेंसेस, उसको इन ग्रिट चेंबर से गुजारा जाता है बच्चों। आफ्टर रिमूवल ऑफ लार्ज डेब्रीज फिल्टर्ड सीवेज इज पास्ड थ्रू सीरीज ऑफ ग्रिट चेंबर। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं बच्चों, स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं और ब्रिक बैलस्ट होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो रेत के पार्टिकल्स और बड़े बड़े पत्थर वगैरह होते हैं। अब कोर्स पार्टिकल जो है ये सेटल हो जाते हैं भाई, थोड़े जो हेवी पार्टिकल होते हैं ग्रेविटी आंटी की वजह से क्या होता है, ग्रेविटी आंटी बोलती है आ जाओ बच्चों यहाँ सेटल हो जाओ, तो ग्रेविटी आंटी पूरे हेवी पार्टिकल्स को बॉटम पे सेटल कर देगी। अब आगे जो रहता है हाउ सबसे ज्यादा लार्ज पार्टिकल्स ये सेटल हो जाते हैं, और जितना भी पानी रे पानी तेरा रंग कैसा आगे भेज दिया जाता है बच्चों। ठीक है, आगे कहां भेज दिया जाता है, तो भैया प्राइमरी ट्रीटमेंट में भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में। देखो बच्चों इसके स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है, ये नोट्स है पूरे। अब सीवेज वाटर इसको भेजा जाएगा सेडिमेंटेशन टैंक में। कहां पे, सेडिमेंटेशन टैंक में। अब देखो ऑर्गेनिक मैटर गेट्स सस्पेंडेड, 50 to 70% सॉलिड जो है ये सेटल हो जाता है ग्रेविटी आंटी के वजह से। डेंसिटी ग्रेडियंट काम करता है बच्चों यहाँ पे, अगर डेंसिटी जिस भी सब्सटेंस की ज्यादा होगी वो बॉटम पे सेट हो जाएगा, जो हल्का होगा वो तैरता रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी आंटी की वजह से चीजें बॉटम पे सेटल हो जाती है 50 से लेके 70% तक। क्या कह रहा हूं मैं, 50 से लेके 70% तक जो है हैवी चीजें बॉटम पे सेटल हो जा रही है सेडिमेंटेशन टैंक में। अब देखो 30 से लेके 40% तक कोलीफॉर्म जो है यहां रिड्यूस हो जाते हैं बच्चों, है ना, मतलब बहुत सारा प्योरिफिकेशन हो चुका है। अब ये सेटल्ड स्लज जो है इसको प्राइमरी स्लज कहा जाता है। अब वो जो हैवी पार्टिकल जो सेट हो गए थे उसमें 30 से 40% कोलीफॉर्म्स होते हैं, मतलब इकोलाई जैसे बैक्टीरियास। अब यही इसी सेटल्ड स्लज को क्या बोलते हैं अपन लोग, प्राइमरी स्लज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, प्राइमरी स्लज। आगे क्या होता है देखो, प्राइमरी स्लज को हम लोग मैकेनिकली रिमूव कर देते हैं, और जो ऊपर सुपरनेटेंट फ्लूइड बच जाता है ना बच्चों, सुपरनेटेंट मतलब बताया था ना, जो हैवी होगा नीचे सेटल हो जाएगा, और ऊपर जो तैरता हुआ है वो फ्लूइड उसको सुपरनेटेंट बोला जाता है। याद रखना बच्चों, कभी भी जब भी आप लोग छानते हो कोई चीज को, नीचे फिल्ट्रेट जमा होता है ऊपर रेसिड्यू, वैसे ही जब आप लोग मान लेते हैं एक मडी वाटर लिया आपने और उसको मडी वाटर लिया और उसको एक जार में बंद कर दिया, जार में बंद करने के बाद बच्चों जो सबसे नीचे सेटल्ड होगा, है ना, वो हाईली मतलब हाई डेंसिटी सब्सटेंसेस होंगे, लेकिन जो पानी ऊपर तैरते रह जाएगा उसको हम सुपरनेटेंट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इस सुपरनेटेंट में डिसॉल्व्ड वेस्ट होते हैं बच्चों। अभी देखो नॉट सो डिसॉल्व्ड या फिर इनसॉल्युबल वेस्ट हमने निकाल दिए। अब अंदर मौजूद डिसॉल्व्ड वेस्ट को कैसे ट्रीट किया जाए, अगले ट्रीटमेंट में आएगा ये, जो कि होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब ये जो सुपरनेटेंट फ्लूइड बोलो या एफ्लुएंट है, इसको एरिएशन टैंक से गुजारा जाता है बच्चों। क्या, कहां से गुजारा जाता है, एरिएशन टैंक। मान लो ये एक ऐसा टैंक है, इसके अंदर एक ऐसे टरबाइन है, ठीक है, और इसके अंदर कॉन्स्टेंटली क्या है बच्चों, ऑक्सीजन गैस को बबल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन गैस को बबल किया जा रहा है, और कंस्टेंटली इसको एजिटेट किया जाता है, मतलब ऐसा,
है ना, जैसे मक्खन मतने के टाइम नहीं करते हैं, वैसे ये कंटिन्यू ब्लेड घूम रही है बच्चों, ताकि ऑक्सीजन जो है प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एयर इज पम्प्ड, याद रखो क्या कर रहे हैं भाई, एयर इज पम्प्ड। अब कंटिन्यूअस ऑक्सीजन मिलने की वजह से एरोबिक बैक्टीरिया जो है ये यहां पे पनपने लगेंगे बच्चों। क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया जो है ये यहां पे पनपने लगेंगे। अब एरोबिक बैक्टीरिया पनपेंगे तो यूज क्या करेंगे बच्चों, एज अ फूड। वहां मौजूद डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट जो है ये एरोबिक बैक्टीरिया उसको फूड समझेंगे, उसको खा लेंगे, ठीक है, मतलब उसको डिसॉल्व कर लेंगे, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब डिस्ट्रॉय करने की वजह से वहां पे होता है इन बैक्टीरियाज का और फंगस का फ्लॉक फॉर्मेशन। क्या होता है बच्चा, फ्लॉक फॉर्मेशन। अब फ्लॉक होता क्या है, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, मासेस ऑफ बैक्टीरिया हेल्ड टुगेदर बाय स्लाइम एंड फंगल हाइफा टू फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोला बच्चा मैंने, देख लो, बैक्टीरिया को जब फंगल हाइफा ऐसे गुंडाल के रख देगा और एक मैश लाइक स्ट्रक्चर या फिर ऐसे फोम लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, इसको हम फ्लॉक बोलते हैं, मासेस ऑफ सेल अलोंग विथ स्लाइम एंड फंगाई। अब ये जो रहते, देखो एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम्स मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लेकिन अभी क्या हो रहा है, सुपरनेटेंट का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है बच्चों। मतलब इस लिक्विड के अंदर का ऑक्सीजन जो है अब ये कम हो चुका है, इसीलिए पानी का यूट्रोफिकेशन हो चुका है। लेकिन इसका भी इलाज आता है बच्चों टर्शरी ट्रीटमेंट में, है ना। इफ्लुएंट इज पास टुवर्ड्स सेटलिंग टैंक। अब अगला टैंक कौन सा, सेटलिंग टैंक है रे बाबा। कौन सा टैंक है, सेटलिंग टैंक, ठीक है। अब बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो है आर अलाउड टू सेडिमेंट। यहां पे बैक्टीरियल फ्लॉक्स को सेडिमेंट होने के लिए रख दिया जाता है, मतलब वो बैक्टीरिया पूरे जो फ्लॉक्स है वो एक जगह पे जमा हो जाएंगे। अब ये सेडिमेंट को बच्चों बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोला जाता है, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। अब ये जो स्लज है इसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के तरफ भेज दिया जाता है बच्चों, ठीक है। हियर एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रोज बाय कंज्यूमिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई इन द स्लज। और ऐसे वो क्या करते हैं, CH4, SO2, CO2 जैसी गैसें बना देते हैं बच्चों, ठीक है। अब लास्ट की स्टेप में क्या किया जाता है, क्लोरीनेशन इज डन। जितना भी जो फ्लूइड है उसका क्लोरीनेट करो, उसको क्लोरीन से ट्रीट करो ताकि बचे कुछ प्रोटोजोअन्स वगैरह भी मर जाए। और लास्ट में ये वाटर बॉडी में क्या करते हैं, इस सुपरनेटेंट फ्लूइड को जो कि अब इन्वायरमेंटली सेफ है छोड़ दिया जाता है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, है ना, छोड़ दिया जाता है बच्चों यहाँ पे पानी, ठीक है। तो ये है पूरा सीवेज के बारे में। सबसे पहले बच्चों कितने स्टेप्स याद रखनी है, 4। पहली है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट। कितनी है बच्चों, 4 स्टेप्स है। पहली प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, फिर दूसरी प्राइमरी ट्रीटमेंट, तीसरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट और चौथी टर्शरी ट्रीटमेंट। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में ये एक फिजिकल प्रोसेस है बच्चों, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मैन्युअली बड़े बड़े वेस्ट मॉलिक्यूल्स को निकाल लेने वाले हैं, ठीक है। ग्रिड चेंबर्स के जरिए सेटलिंग करवा देने वाले हैं और सुपरनेटेंट फ्लूइड को आगे पहुंचा देंगे। उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन होगा, जो और हैवी चीजें थी ये नीचे सेटल हो जाएंगी, सुपरनेटेंट फ्लूइड को और अगले टैंक में भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद में होगा बच्चों बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, जहां पे एरिएशन टैंक में सुपरनेटेंट फ्लूइड को ऑक्सीजन के साथ कॉन्स्टेंटली पंप किया जाता है और उस वजह से क्या होता है बच्चों, एरोबिक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। अगर एरोबिक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई तो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया द्वारा या फिर एरोबिक माइक्रोब्स द्वारा ये कंज्यूम कर लिया जाता है। अब अगर वो कंज्यूम कर लेंगे तो वहां पे क्या होता है बच्चों, अब उनका एक बड़ा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको फ्लॉक्स कहते हैं। अब ये फ्लॉक्स को अगले सेटलिंग टैंक में
सेटल होने के लिए रख दिया जाता है। और सेटलिंग टैंक में क्या होता है पता है क्या? सेटलिंग टैंक में इनको एनाएरोबिकली डाइजेस्ट करवाने के लिए रख दिया जाता है, क्योंकि इनको भी डायरेक्टली एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ सकते। तो इससे क्या होता है बच्चों, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्लज की वजह से मैन्योर तैयार हो जाता है। फिर अपने ये जो एनाएरोबिक डाइजेस्टर है, यहाँ पे CH4 जैसी फ्यूल वाली गैसेस तैयार हो जाती हैं, जो कि एज ए डोमेस्टिक फ्यूल यूज की जा सकती है। और ऐसे लास्ट में क्लोरीनेशन करके वाटर बॉडी में जो ये सीवेज वाटर है इसको छोड़ दिया जाता है, जो कि इन्वायरमेंटली सेफ होता है। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं बायोगैस प्लांट, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस अपने से छुपा नहीं है बच्चों, क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है, एसिडोजेनेसिस और मिथानोजेनेसिस। सिलेबस वाइज हमको 3 चीजें याद रखनी है, हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस एंड मिथानोजेनेसिस। ओके, ये 3 स्टेप होती है बायोगैस प्लांट में। देखो सबसे पहले यहां से काउडंक वगैरह डाला जाता है, ये अंदर आएगा यहाँ पे ये डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद ये क्या रिलीज करेगा बच्चों? CH4 गैस। और ये CH4 हम लोग कहाँ यूज करेंगे? हमारे मान लेते हैं हाउस में। लेकिन जो बच चुका है यहाँ पे स्लज कलेक्ट होता है बच्चों। ये स्लज को क्या किया जाता है? रिमूव करके एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, मैन्योर यूज कर सकते हैं बच्चों इसको। ठीक है, अब देखो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। तो पहली वाली है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में देखो क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, लाइफ स्टॉक का जितना भी बिजनेस है ये पूरा पानी के ऊपर चलता है, तो वाटर सप्लाई अच्छी लगने वाली है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल इज मिक्स्ड विथ अपना वाटर। किससे मिक्स करा? वाटर से, वाटर के साथ मिक्स करा, एक स्लरी बन गई बच्चों, मतलब एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, पेस्ट जैसी कोई चीज बन गई। अब उनको एनाएरोबिक डाइजेशन करने के लिए एक डाइजेस्टर में रख दिया जाता है, वहां फर्मेंटेशन जैसी प्रोसेसेस होंगी। और फिर देखो माइक्रोब्स इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? क्लॉस्ट्रिडियम और सुडोमोनास। ये क्वेश्चन कमाल के होते हैं बच्चों, मतलब यहाँ पे माइक्रोब्स के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, फिर कार्ब्स, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उस पर्टिकुलर स्लरी के अंदर, वो डाइजेस्ट करे जाएंगे इन माइक्रोब्स के द्वारा। ठीक है, और एसिड बनेगा। अब देखो एसिड कैसे बनेगा? फैकल्टेटिव एनाएरोबिक एंड एसिडोजेनिक बैक्टीरिया एंड ऑब्लिगेट एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। अब देखो अमाइनो एसिड्स वगैरह बन गया था, पहले क्या हुआ था? देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो यहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये पहले कन्वर्ट हो गए सिंपल कंपाउंड में, है ना? सिंपल कंपाउंड, यस और नो? सिंपल कंपाउंड। अब यही सिंपल कंपाउंड बच्चों कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्गेनिक एसिड्स में। किसमें? ऑर्गेनिक एसिड्स में ये सिंपल कंपाउंड्स कन्वर्ट हो जाएंगे, इसीलिए इसको एसिडोजेनेसिस कहा जा रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन और CO2 गैस भी बच्चों फॉर्म होगी एज अ बाय प्रोडक्ट। उसके बाद देख लेना हुजूर, मिथानोजेनेसिस होता है। माइक्रोब्स जैसे मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोकोकस इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? एसिड का कन्वर्जन मीथेन गैस में हो रहा है, फॉर्मिक एसिड का कन्वर्जन फिर से मीथेन गैस में हो रहा है, और CO2 का कन्वर्जन भी मीथेन गैस में ही हो रहा है। और इस दौरान H2O और SO2 जैसी बाय प्रोडक्ट, ऐसा बोलेंगे, या फिर नॉट नेसेसरी गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। समझ रहा होगा? तो मैं आगे बढ़ जाता हूं बच्चों। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? बायोगैस के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले भैया चीप है ना? रिन्यूएबल सोर्स है, वेस्ट निकलने वाला है, वेस्ट से हम लोग ये बनाते रहेंगे। फिर उसके बाद बच्चों एक बात याद रखना कि ये स्मोकलेस होती है गैस, पूरी अच्छे से जलती है, इसीलिए ये इको फ्रेंडली है। सर ऐसी वाली इंजन बनाते हैं कि भाई सिंपल, अपने को बस गैस भरो और निकलो, है ना? मतलब अपने बाइक्स में, कार्स में सर बायोगैस यूज होनी चाहिए, बड़ी मजा आ जाएगी। लेकिन बच्चों अफसोस कि ऐसा इंजन फिलहाल अपने पास नहीं है जो बायोगैस पे चलता है, नहीं तो हमको पूरे दुनिया का वेस्ट मटेरियल जमा करना पड़ता था, अपनी गाड़ी में डाल के रखना पड़ता था, फिर वो
बायोगैस कंटिन्यू बनाती थी, फिर हम लोग चल पाते। लेकिन बोल नहीं सकते, शायद भविष्य में बायोगैस के सिलेंडर्स आ जाएं जिससे कारें हमारे एकदम अच्छे से चलने लग गए। ठीक है, फिर इजी टू प्रिपेयर है ना, जस्ट कुछ नहीं करना है, ऑर्गेनिक वेस्ट को डालना है सड़ने के लिए, गैस अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, यहां तक तो शायद बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब बायो कंट्रोल एजेंट्स देखते हैं। अब माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, सबसे पहले आप लोग को यह बात समझना जरूरी है बच्चों कि बायो कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स किसको बोलते हैं, यहां मैंने लिख के रखा है पहले से। तो देखो बच्चों, अपना ज्यादा टाइम नहीं जाना, इसलिए मैं पहले से ही आप लोग के लिए एकदम सुंदर सुंदर नोट्स प्रिपेयर करके रखता हूं। तो देखो बच्चों, नेचुरल मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग, क्या कह रहा हूं मैं, नेचुरल मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड अदर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स बाय यूजिंग देयर नेचुरल एनिमीज। अब बहुत से मेरे दोस्तों को ये चीज समझ में नहीं आई होगी कि क्या भाई चल क्या रहा है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं इस वाले पेज पे। अब देखो बच्चों, मान लेते हैं एक मेंढक है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर कीड़े को ही खाता है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों ये मेंढक इस एनवायरनमेंट से गायब हो जाता है तो क्या होता है, सिंपल, एनवायरनमेंट से गायब होने की वजह से ये जिस कीड़े को खाता था बच्चों, ठीक है, ये कीड़ा है, सस्ता कीड़ा हमारा, ये जिस कीड़े को खाता था, ये जिस कीड़े को खाता था उस कीड़ों की संख्या बढ़ जाएगी। मान लेते हैं वो कीड़े जो है गेहूं को खराब करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, पूरी की पूरी गेहूं की फसल के ऊपर आफत आ जाएगी। और अगर गेहूं की फसल पे आफत आ जाएगी तो बच्चों हमारे जेब पे भी आफत आ जाएगी, क्योंकि गेहूं की डिमांड्स बढ़ जाएंगी और हम लोग प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं कर पाएंगे। और अगर प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाएंगे तो नो डाउट कॉस्ट राइज होगा, फूड के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर मैं इन कीड़ों को केमिकल से मारूंगा तो क्या होगा, सिंपल, कीड़े तो मरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कीड़े जरूर मरेंगे, लेकिन यहां पे मैं एक पॉइजन देने का भी इकोसिस्टम को काम कर रहा हूं, इकोसिस्टम में मैं पॉइजन उधेल रहा हूं बच्चों। तो बायो कंट्रोल ऐसे समय क्या करता है, नेचुरल एनिमी को, वो बोलते ना दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है ना। मान लेते हैं कि कुछ कीड़े हमारे जो पेस्ट है, जो हमारी फसल को खराब करते हैं, तो वो हमारे दुश्मन है, और मेंढक उन कीड़ों के दुश्मन है, तो हम मेंढक के दोस्त हो गए, है कि नहीं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होगा। और यही दोस्त को हम बायो कंट्रोल एजेंट बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट बोलेंगे। यहां पर ये चीज आपको आई थिंक सो क्लियर हो गई भी है। बोर्ड के लिए ये डेफिनेशन बहुत मस्त है, अगर आई तो यही डेफिनेशन लिखनी है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है बच्चों। नेचुरल एनिमीज को यूज करके हम लोग पेस्ट की कंट्रोल करने वाले हैं, बिना किसी जहरीले मॉलिक्यूल्स को यूज करके, है ना। तो इसी को हम बायो कंट्रोल कहते हैं। अब बायो कंट्रोल एजेंट कोई भी हो सकता है बच्चों। देखो, द एजेंट विच आर इन्वॉल्व इन बायो कंट्रोल, मतलब जो भी बायो कंट्रोल करेगा वो बायो कंट्रोल एजेंट होगा। जो भी मेंढक है, जो भी परिंदा है, जो भी फंगस है, जो भी बैक्टीरिया है, जो पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, बाय किलिंग देम आर बायो कंट्रोल। ठीक है, समझ रहा होगा शायद आपको। अब देखो सम एग्जांपल्स में पहला आ गया भाई हमारा बैसिलस थरिंजिएंसिस। कौन सा, बीटी। बीटी कॉटन का नाम सुना ना बच्चों आपने, बिटिया, बिटिया कॉटन नहीं है बच्चों, ये बीटी कॉटन है। ठीक है, तो बीटी कॉटन में देखो क्या होता है, ये किसके लिए काम आ रहा है भाई, बटरफ्लाई और कैटरपिलर को मारने के काम आने वाला है। सिंपल, इस बैक्टीरिया के ड्राइड स्पोर्स को पानी के साथ में कॉकटेल बना के स्प्रे कर दो प्लांट्स पे। अब लार्वा आएगा, चलो भाई बहुत दिनों से भूख लगी है और भूख लगने के बाद मैं तो कुछ खाऊंगा। अब जैसे ये लार्वा ना खाएगा वो पत्तियां खाने के बाद स्पोर जाएंगे उसके पेट में। पेट में जाने के बाद वो एक प्रोटीन बनाएंगे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं क्राई प्रोटीन, रुलाने वाला प्रोटीन। लेकिन यहाँ रुलाने वाला प्रोटीन नहीं है बच्चों, ये सुलाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, अब क्राई प्रोटीन जाके अंदर अपना खेल दिखाएगा,
लार्वा बोलेगा अरे भैया पेट में कुछ तो होगी भाई, टेंशन होगी पेट में। अब जैसे पेट में टेंशन हो जाएगी, लार्वा की हो जाएगी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस हो गई लार्वा की टाई टाई फिस। कोई केमिकल यूज नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं, लार्वा मर गया, बेचारे का अंतिम संस्कार हो गया, ठीक है, और हमारी फसल बच गई। यस और नो, यहां तक शायद आपको समझ में आ गया रहेगा बच्चों। देखो जैसे मैंने एक छोटा सा ड्राइंग बनाया है यहाँ पे, अगर आप लोग को समझ रहा है, ये मान लेते हैं ये मैं हूँ, ये मेरी फसल है और यहाँ लार्वा की किलिंग हो रही है, ठीक है। अब देखो लार्वा ने, ये देखो स्पोर्स है बच्चों, ये देखो दिख रहा होगा शायद आप लोग को, स्पोर्स है। लार्वा के आंखें फटी फटी रहेगी, भाई क्या जबरदस्त माल मिला है, आज तो पार्टी है। जैसे पार्टी लार्वा ने कहा है, देखो मस्त मोटा हो गया, लेकिन उसके अंदर देखो बच्चों ये टॉक्सिन अपना खेल दिखा रहा था। अब जैसे टॉक्सिन अपना खेल दिखाएगा, लार्वा की हो रही है टेंशन टाइट, टेंशन टाइट के बाद लार्वा इज डाइड। ये समझ लेना है बच्चा, खामोश। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है अपना ट्राइकोडर्मा स्पीशीज। ये कहाँ काम आती है भाई, फाउंड इन रूट्स, ठीक है, याद रखना रूट्स में बने मिलेगा। फंगस प्रोड्यूसेस विरिडीन, ग्लियोटॉक्सिन, ग्लियोवायरिन, ये कुछ टॉक्सिन्स बनाता है जो बाकी के पैथोजेंस को, सॉइल के प्लांट्स को इन्फेक्ट करने से रोक देता है, ठीक है। यहां तक भी आप लोग को आ गया होगा। अब माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स देख लो बच्चों। सबसे पहले बैसिलस थरिंजिएंसिस, बैसिलस पेपिला एंड बैसिलस लेंटिमॉर्बस। बच्चों ये बैक्टीरियल है, ये क्या है, ये सब बैक्टीरियल पेस्टिसाइड्स हैं। तो ये किस किस को मारते हैं, किसी को मारू मैं, तो पहले कैटरपिलर, फिर कैबेज वर्म, उसके बाद अडल्ट बीटल। हो है कि मर गए कि नहीं, मर गए, सब मर गए, ठीक है। ये सब इनके ऊपर हमला करेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद में याद रखना फंगाई, बुवेरिया बासियाना, एंटोमोप्थोरा पैलिडोसेरम, पैलिडारोसियम, उसके बाद जूपथोरा रेडिकन्स, ये किसको मारेगा, मीली बग्स, व्हाइट फ्लाइज, एफिड क्रोकाई और एफिड एंगुलाटा। ये चीज अब बच्चों आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखने वाली है, फटाफट होने वाला है सिलेबस अब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो प्रोटोजोअन, ठीक है। कौन से प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में याद रखना भैया नो सीमा लोकस्टा। क्या नहीं चाहिए, सीमा नहीं चाहिए, नो सीमा लोकस्टा, मतलब सीमा को लाने का कष्ट मत करो, नो सीमा लोकस्टा। ये किसको मारेगा बच्चों, लोकस्ट फैमिली के कीड़ों को, जैसे ग्रास हॉपर, क्रिकेट, फुटबॉल नहीं सॉरी कैटरपिलर, ठीक है, नो फुटबॉल कैटरपिलर। समझ में आ गया ना, सीमा को लाने का कष्ट मत करो, मतलब नो सीमा लोकस्टा। उसके बाद में ग्रास हॉपर, क्रिकेट्स और कैटरपिलर को ये मारेगा। अगर सीमा को लाने का कष्ट किया तो मैं इन तीनों को मार डालूंगा, ऐसा सीन है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। वायरसेस में देखो एनपीवी वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, ग्रैन्युलो वायरस, ये किस किस को मारता है भाई, बीटल, कैटरपिलर, जिप्सी मॉथ, एंट्स और वास्प। वास्प पता होगा आपको, जिसको गांदिल मासी बोलते हैं, ठीक है। वास्प मतलब इसे थोड़ी हॉर्नेट टाइप्स होती हैं बच्चों, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा गुरु। सम फंगल माइक्रोबियल हर्बिसाइड्स, इसमें देखो पहला है फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा, अल्टरनेरिया क्रैसा और लास्ट में फ्यूजेरियम, है ना। FAP याद रखो या PAF याद रखो, पाफ या फाप, कुछ भी याद रख लो, लेकिन अच्छे से याद रखना। फाइटो अल्टर फ्यूजा याद रखो, ठीक है। सम बैक्टीरियल हर्बिसाइड में देखो याद रखो बच्चों, हर्बिसाइड मतलब क्या है, एक बात ये भी याद रखनी जरूरी है। देखो जब भी हम लोग कोई क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है, कोई क्रॉप हम जब ग्रो करते हैं तो वहां पे अनवांटेड घास आ जाती है बच्चों। अब जब अगर अनवांटेड घास से हमारे क्रॉप को क्या प्रॉब्लम है सर, कुछ तो नहीं होगा, बेचारी अपनी अपनी आ रही है। तो भाई सिंपल सी बात है ना, अगर अनवांटेड घास आएगी तो वो वहां के न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करेगी, और अगर वो वहां के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी तो नो डाउट भैया वहां कंपटीशन जनरेट होगा। और अगर भाई कंपटीशन जनरेट हो गया ना तो हमारा ऐसा एकदम सुखड़ू सा प्लांट डेवलप होगा बच्चों।
और कौन चाहता है हमारा सुकड़ू सा प्लांट डेवलप हो? तो इसीलिए हर्बिसाइड्स यूज करना जरूरी है। और बैक्टीरियल हर्बिसाइड्स का नाम है बच्चों सूडोमोनास, ज़ैंथोमोनास और एग्रोबैक्टीरियम। कितने? 3 टाइप देखें बच्चों, सूडोमोनास, ज़ैंथोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम। ये चीजें याद रखनी है आप लोगों, ठीक है। इंसेक्ट हर्बिसाइड में टायरीमॉड याद रखो, जो कि सिनीसियो जैकोबिएक को मारता है। एक टाइप की घास है बच्चों, टेंशन मत लो, ठीक है। कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, ये कैक्टस वीड मतलब कांटेदार घास जो आती है उसको ये मारता है। उसके बाद माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। माइक्रोब्स को हम बच्चों बायो फर्टिलाइजर्स के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। अब देखो, एक था ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम लोग मैन्योर्स वगैरह यूज करते हैं। लेकिन अब बायो फर्टिलाइजर, सर ये क्या भानगड़ है? अब देखो, बायो मतलब लाइफ। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एज अ फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं सॉइल में, तो इसी को हम बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। व्हेन लाइव बैक्टीरियल और फंगल फॉर्मुलेशंस are used in soil for commercial farming and agriculture production, these are called as biofertilizers, ठीक है। अब इसमें कितने कितने देखो, अब इसका क्या जरूरत क्यों है इसकी? माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं? सॉइल की इनरिचमेंट अच्छी कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं बच्चों। माइक्रोब्स उगाना बहुत इजी टास्क होता है, बस हमको माइक्रोब्स के कल्चर पर पता रहने चाहिए। फिर एको फ्रेंडली होता है, कोई भी अलग से हार्म अपने इन्वायरमेंट को कॉज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेथड है बच्चों, ठीक है। उसके बाद याद रखना टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो होता है भैया नाइट्रोजन फिक्सिंग, फिर उसके बाद होता है फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग, फिर उसके बाद होता है कंपोस्ट मेकिंग, और लास्ट में होता है साइनोबैक्टीरिया। देखो हम लोग अब चैप्टर के अंत में आ चुके हैं लगभग, ठीक है। अभी ये चैप्टर कुछ तुरंत खत्म हो जाएगा लगभग। तो याद रखना बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इन्हीं को डायएज़ोट्रॉप्स बोला जाता है बच्चों। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आ सकता है भाई, 3 से 4 मार्क के लिए आ रहा है चैप्टर, फोकट में मार्क्स मिल सकते हैं अगर ठीक से ट्रिक वाइज हमने नहीं किया, इसके माइक्रोब्स को याद कर लिया तो देखो, अब 2 टाइप के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक तो होता है सिम्बायोटिक और दूसरा होता है फ्री लिविंग। अब जो सिम्बायोटिक है ये रूट्स के साथ में एसोसिएट होता है, और इसके 3 नाम याद रखने के बच्चा आपको FAR, फार नाम याद रखो। F से आएगा फ्रैंकिया, RA से आएगा एनाबेना, R से आएगा राइजोबियम। तो F से मान लो फ्रैंक और एना राइजो के पास गए। किसके पास गए? फ्रैंक और एना राइजो के पास गए, जो रूट के पास रहता था। मतलब ये रूट के साथ में एसोसिएट है, ठीक है। ये छोटी छोटी स्टोरी बना लेना बच्चों, ठीक है, अच्छे से स्टोरी बना लेना। फ्री लिविंग, ये लिव्स, ये कहाँ लिव करता है भाई? सॉइल में अपना अपना घूमता चला जाता है ना। यारो जी भर के झील पल अपता है, मतलब लगता है आजकल, दौर अपना आने का वेट करता है, ठीक है। मतलब ये पहले से इसको गद्दी मिली रहती है, भैया मैं तो रूट में हूं, मैं रूट में बैठ के काम करूंगा, लेकिन ये अपने कॉन्टैक्ट पे डिपेंड रहता है। मतलब ये जो है, जो सॉइल में वैसे ही मौजूद रहता है, अपना अपना रहता है, ठीक है। अपना काम बनता कहीं भी जाए जनता, ऐसा सीन होता है इसका, ठीक है। तो इसमें याद रखना बच्चों, अज़ैटोबैक्टर है, नॉस्टॉक है, क्लोस्ट्रीडियम है, बेजरेंकिया है और क्लेप्सियाला है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोग को, थोड़ा सा बना बुना के कुछ तो याद रखो। वैसे रोज रैपिड रिवीजन में मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा बच्चों, ठीक है, तो टेंशन मत लो। उसके बाद फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया में ये याद रखना कि ये जो एटमॉस्फेरिक रॉक में जो अपना, सॉरी एटमॉस्फेरिक बोल रहा हूं, जो अपने रॉक्स में मिनरल्स होते हैं और उसमें जो फॉस्फेट होता है, उस फॉस्फेट को लीच करके सॉइल में मिक्स करने का काम होता है इन जनाब का सुडोमोनास स्ट्रायाटा, बैसिलस पॉलीमिक्सा, एग्रोबैक्टीरियम, माइक्रोकोकस, ठीक है। 4 बैक्टीरिया के नाम याद रखने आपको, 4, कितने? 4 बैक्टीरिया के नाम याद रखने भाई। उसके बाद कंपोस्ट मेकिंग। अभी सबसे पहले कंपोस्ट क्या होता है देखो, नेचुरल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक मटेरियल इज टर्न्ड इनटू डार्क रिच सब्सटेंस कॉल्ड एज ह्यूमस और कंपोस्ट
इज कॉल्ड एज कंपोस्टिंग। यहाँ पे कितना एनरिच्ड बोलेंगे सब्सटेंस बनाया जाता है बच्चों ऑर्गेनिक वेस्ट को सड़ाकर, कि वो एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बोल के इस्तेमाल किया जा सकता है उसको। तो इसी को हम कंपोस्ट बोलते हैं बच्चों। और कंपोस्ट मेकिंग में क्या क्या आ जाता है देखो, अभी कंपोस्ट मेकिंग में जितने भी अलग अलग टाइप के एनारोबिक बैक्टीरियाज है वो भी आ जाते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया में ही देख लो भाई कितने आते हैं, एनाबेना, नोस्टॉक, ऑसिलाटोरिया और प्लेक्टोनीमा, ये सब अजोला के साथ में। अब इसमें जो एनाबेना है ये अजोला के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। ये एमसीक्यू वाला पॉइंट है बच्चों कि भाई अजोला के साथ में इनमें से कौन सा जुड़ा हुआ है, सिम्बायोट। तो याद रखना एनाबेना किसके साथ में जुड़ा हुआ है बच्चों, अजोला के, ठीक है। फिर अब याद रखना एनाबेना, नोस्टॉक, टॉलीपॉथ्रिक्स ये सब लाइकेन्स के साथ भी जुड़े हैं बच्चों। तो ये और चीजें याद रख लो। साइनोबैक्टीरिया याद रखना एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, सिम्बायोटिक भी रह सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, हेटेरोसिस्टस होते हैं या फिर नॉन हेटेरोसिस्टस भी हो सकते हैं। अब जो हमारा एनाबेना है ये हेटेरोसिस्टस होता है, इसके अंदर सिस्ट होता है बच्चों जो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। ये बात अच्छे से याद रखना गुरु। फंगल बायो फर्टिलाइजर दो टाइप के होते हैं बच्चों, कितने 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 कितने, दो टाइप्स के, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा। याद रखना है बच्चों माइसेलियम अच्छे से डेवलप्ड होता है, मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफा रूट के आजू बाजू बहुत अच्छे से डेवलप्ड होगा, ठीक है। फॉर्म्स अ मेंटल अराउंड रूट, जस्ट अभी 5 सेकंड पहले बोला है बच्चों मैंने, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, अब अगर बाजू से एक कवरिंग आ गई जो वाटर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकती है तो क्या होगा, वाटर का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो पानी ज्यादा से ज्यादा रूट्स में एंटर करेगा, मिनरल ज्यादा से ज्यादा अपटेक होंगे, न्यूट्रिएंट प्लांट्स बहुत अच्छे से लेगा बच्चों। और अगर न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से प्लांट के अंदर जा रहे हैं ना तो उस वजह से क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ एकदम खुशनुमा होगी, ठीक है। उसके बाद अपटेक ऑफ मिनरल ऑल्सो इंक्रीजेस, जस्ट अभी बताया मैंने, सम हाइफा पेनिट्रेट्स द रूट, मतलब कुछ हाइफा जो है रूट के अंदर घुस जाते हैं और हार्टिक्स नेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हार्टिक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। फिर एंडोमाइकोराइजा, ठीक है, एंडोमाइकोराइजा ये सेल के अंदर होता है बच्चों, मतलब रूट्स के अंदर होता है, वेसिकल्स में होता है, ठीक है। इट फॉर्म्स फाइनली ब्रांच्ड अर्बस्कल्स, यहां पे जो वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स में छोटी छोटी ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं बच्चों, उसको अर्बस्कल्स कहा जाता है। और इसीलिए इन प्लांट्स को वेसिक्युलर, अर्बस्क्युलर, माइकोराइजा बोला जाता है, जो कि लेस इरिगेटेड जोन में बहुत अच्छे से प्लांट को वाटर एब्जॉर्प्शन करवा के देना, मिनरल एब्जॉर्प्शन करवा के देने का काम करते हैं। ये अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब बेनिफिट्स ऑफ माइकोराइजा देखो, फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैंगनीज, ब्रोमीन, फेरस सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब हो सकते हैं, मतलब ये सब एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स या बोलेंगे प्राइम एलिमेंट्स, प्राइम इसमें से कुछ प्राइम है कुछ ट्रेस है, ये दोनों भी टाइप के एलिमेंट्स आराम से प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। हार्मोन्स, हार्मोन्स ठीक से अगर निकलेंगे बच्चों प्लांट के तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी बच्चों, ठीक है। फिर वाटर अपटेक बढ़ जाता है, वाटर अपटेक बढ़ने से जस्ट मैंने बताया ग्रोथ और ट्रांसपोर्ट प्लांट में बहुत अच्छे से होता है। और लास्ट भाई फंगस आजू बाजू है तो आजू बाजू वो एंटीबायोटिक्स तो रिलीज करने वाले हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करेंगे जो दूसरे माइक्रोब्स की संख्या को कम करेंगे। भैया ये तो मोनोपोली गेम खेल रहे हैं, और इसी वजह से बाकी ऑर्गेनिजम्स वहां नहीं ग्रो करेंगे तो अपने प्लांट को इसी प्रोटेक्शन भी मिल जाती है साइड से, है ना, मतलब जेड सिक्योरिटी वाला फंडा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह माइकोराइजा के ये सब बेनिफिट्स है बच्चों, ठीक है। अब देखो बायो फर्टिलाइजर्स, इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल देखो राइजोबियम। राइजोबियम याद रखो बच्चों ये रॉड शेप का होता है,
उसके बाद मोटाइल एरोबिक होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है। इनके अंदर दो जीन्स होते हैं बच्चों, एक नॉड जीन और एक नीफ जीन। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर ये सिम्बायोटिक होता है, और याद रखना लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में इसका एसोसिएशन होता है। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब पी, ग्राउंडनट जैसे प्लांट जो है उसके साथ में, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम, ये वटाना जो पाइसम सातिवम है ना उसके साथ में एसोसिएटेड रहेगा बच्चों, ठीक है। यहां तक शायद आप लोग को अच्छे से याद रहेगा। फिर उसके बाद एजेटोबैक्टर फ्री लिविंग होगा बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सिंग होगा, नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग होगा, मतलब नोड्यूल नहीं बनाएगा बच्चों। ये वाली चीजें रूट में नोड्यूल मतलब गांठें बनाएंगे, यहां पे कोई भी रूट नोड्यूल नहीं बनेगा। ऑल नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में इसका एसोसिएशन होगा। एग्जाम्पल बच्चों देखो, राइस, कॉटन, वेजिटेबल्स, ठीक है। यहां पे अजेटोबैक्टर हेल्प करता है। एजोस्पिरिलियम देख लो बच्चों, फ्री लिविंग होगा, एरोबिक होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग होगा, नॉन लेग्यूमिनस होगा, लगभग 20 से लेके 40 केजी पर हेक्टर नाइट्रोजन जो है फिक्स करके देगा। उसके बाद एनाबेना देखो, फिलामेंटस होगा, और याद रखना साइकस और एंथोसेरोस जैसे प्लांट्स में और एजोला में ये सिम्बायोट होगा, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आ गया बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हम लोग ने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है बायोटेक्नोलॉजी के साथ, अगली वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।